गुड डे स्टूडेंट्स। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा। उसके बाकी के कारक ये हैं। हमने इससे पहले हम आनुवंशिक कारकों के बारे में जाना। दूसरी कारक है वातावरण से संबंधित। वातावरण में हमने प्रीनेटल जो प्रसव पूर्व वातावरण है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रसव पश्चात वातावरण। प्रसव पश्चात वातावरण में आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस यानी सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा जिस संस्कृति में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिवार में पैदा होता है उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, उसके अपने मूल्य होते हैं, अपनी स्टाइल होती है पालने की, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। द इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर ऑन अ चाइल्ड बिगिंस बर्थ because of the manner in which culture view and treats the members of the pregnant women's family। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी फैमिली मेंबर्स है, वो किन सांस्कृतिक वातावरण में बच्चे को या लेडी को देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई संस्कृति में ऐसा है कि यदि माँ प्रेग्नेंट है तो उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती है, उसको पूर्ण आराम दिया जाता है, एक अच्छा आध्यात्मिक एनवायरनमेंट वातावरण दिया जाता है और उसके बाद उसकी डिलीवरी के लिए भी प्रॉपर केयर की जाती है। और कुछ कल्चर में ऐसा होता है जिसमें कहा जाता है कि जितना रफ एंड टफ, जितना आराम से बच्चे को, लेडी को, आप प्रेग्नेंट लेडी को बिहेव करने दोगे, जितना काम करने दोगे उतना ही उसकी डिलीवरी आसान होगी। तो उसकी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और उसकी केयर भी अच्छे से नहीं की जा सकती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में यदि बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके ऊपर उस तरह का प्रभाव पड़ेगा। The place to which mother deliver the baby also determined by the culture। बच्चा जिस जगह पर बच्चा पैदा हो रहा है, माँ जिस जगह पर बच्चे को प्रसव कर रही है, उसके संस्कृति का उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ संस्कृति में ये कहा जाता है कि यदि बच्चा पैदा होते ही उसको माँ का दूध दिया जाना चाहिए। कुछ संस्कृति में होता है कि माँ को प्रथम मिल्क बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए, फर्स्ट मिल्क जो होता है कोलोस्ट्रम, वो नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ कल्चर में कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के पश्चात एक दिन तक कुछ भी मुंह में नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सब सांस्कृतिक मूल्य होते हैं या उनकी अपनी वैल्यूज़ और ट्रेट्स होते हैं, उसके हिसाब से बच्चे को केयर की जाती है, तो उसका बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव देखने को मिलता है। आफ्टर द बर्थ द चाइल्ड इज केयर्ड फॉर अकॉर्डिंग टू द कल्चरली सैंक्शन पैटर्न ऑफ चाइल्ड रेयरिंग। बच्चे को पालने की एक विशेष कला होती है। हर व्यक्ति, हर परिवार के अपने पालने का एक पैटर्न होता है। तो बच्चा जिस सांस्कृतिक वातावरण में पैदा होता है उसी के हिसाब से उसका पालन पोषण होता है और उसी के हिसाब से उसकी देखभाल की जाती है और उसका उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। द चाइल्ड इज फेड द डाइट दैट इज डिटेक्टेड, ड्रेस्ड इन एप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड गिवन हेल्थ केयर एज डिफाइंड बाय द कल्चर। संस्कृति ही ये डिसाइड करती है कि बच्चे को खाने में क्या दिया जाएगा, उसके कपड़े कैसे होंगे, उसको किस तरह की देखभाल की जाएगी। ये पूरा जो निर्णय लिया जाता है वो संस्कृति के अनुसार लिया जाता है। तो इसके साथ संस्कृति जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। द चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ द फैमिली एंड बिगिंस टू इंटरनलाइज द ट्रैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ कल्चरल ग्रुप। जिस सांस्कृतिक समूह में बच्चा पैदा होता है, बच्चा उसी भाषा को सीखता है, उसी परिवार के जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके आंतरिक मूल्य होते हैं, उनकी स्टाइल होती है, उन्हीं सबको सीखता है और उसका काम से उसका डेवलपमेंट या उसका विकास होता है। Ideals, human values and disciplinary practices are learned by children determined by their particular culture। पर्टिकुलर कल्चर जो संस्कृति होती है वो ही डिसाइड करती है कि बच्चे को पालने के अनुशासनिक तरीका कौन सा अपनाया जाएगा, उसको बच्चे को कौन सी उसके आदर्श होंगे, उसके मूल्य कौन से होते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कल्चर से आ रहा है। जैसे कुछ कल्चर होता है जिसमें बहुत आध्यात्मिक होते हैं, तो उसमें आदर्श जो है वो एक पर्टिकुलर देवता को माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। तो अलग अलग वैल्यूज़ होती है, अलग अलग आइडियल्स होते हैं, उनके हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। एक फैक्टर होता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, यानी बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्तर। परिवार का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है उसका बच्चे के विकास और वृद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली आर्थिक विकास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है हायर इनकम ग्रुप, फिर मिडिल इनकम ग्रुप और फिर लोअर इनकम ग्रुप। जो हायर इनकम ग्रुप होता है
उसमें आता है जो जिनके पास में सारी फैसिलिटीज होती है बच्चों के पास में, वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप जिसके पास में पूरी फैसिलिटीज भी होती है और एक्स्ट्रा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक होता है वो सब होता है, लोअर के पास में कुछ लिमिटेशंस होती है। पेरेंट्स इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आर लेस लाइकली टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक चाइल्ड केयर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक चाइल्ड केयर क्या है? जैसे कुछ लोगों को यदि हम बताते हैं कि बच्चे को देखभाल इस तरीके से की जानी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जानी चाहिए, ये सिद्धांत होते हैं, तो जिनके पास पैसे की कमी होती है, दे लैक मनी to buy the essentials of health and diet, and often they are unwilling to ensure of how to obtain medical care in hospital. अब हम कहते हैं कि नहीं, बच्चे का जो माता का प्रसव है जो वो एक अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो जिनके पास पैसे की कमी होगी तो वो अपनी वाइफ को या अपनी लेडी को वो केयर नहीं दे पाएंगे, मेडिकल केयर नहीं दे पाएंगे, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाएंगे और उतना पैसा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से उसकी हेल्थ और उसकी डाइट के लिए क्या चाहिए होता है, या बच्चे की डाइट के लिए, हेल्थ के लिए क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए उसको वो सुविधाएं खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, तो इसका उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे एडवर्स इफेक्ट दिखाई देगा। एक आता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू बोथ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सप्लाई ऑफ फूड एलिमेंट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। न्यूट्रिशन से संबंधित जो है न्यूट्रिशन यानी पोषण में दोनों तरह का है कि क्वांटिटी यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, इन दोनों की फूड की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमने खाने के लिए 5 रोटी दे दी या हमने सफिशिएंट फूड दिया है, वो फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं वहन कर रहा है, तो ऐसे फूड का कोई फायदा नहीं होगा। यदि हम क्वालिटी दे रहे हैं लेकिन क्वांटिटी पूरा नहीं दे रहे, इनफ नहीं दे रहा है, तो भी उसका फायदा नहीं होगा। तो यानी पूरा गुणात्मक और मात्रात्मक जो है पोषण मिले, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल यानी खनिज तत्व और विटामिन्स। जो प्रेग्नेंट लेडी है या जो धात्री माता है, लैक्टेटिंग विमेन है, जो दूध पिलाने वाली माता है, उसको यदि पोषण स्तर सही होगा तो फिर बच्चे का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। If these essential nutrients are received in the balanced amount necessary or to sustain life, to promote growth and development, यदि ये प्रचुर मात्रा में एक संतुलित आहार व्यक्ति को जीवन के लिए जो आवश्यक होता है वो दिया जाएगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अवश्य ही अच्छी होगी। A child is well nourished, बच्चे का पोषण बहुत अच्छा होगा। The nutritional needs of the children depend on the age, sex, rate of growth and level of activity. पोषणिक आवश्यकताएं बच्चे की किसके ऊपर निर्भर करती है? उसकी आयु पर। बच्चा किस आयु समूह का है? छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 का है, किशोर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी पोषणिक आवश्यकताएं हैं। सेक्स, लड़का और लड़की, तो उनकी पोषणिक आवश्यकताओं में अंतर होता है। लड़की को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है एज कम्पेयर टू गर्ल। देन रेट ऑफ ग्रोथ की वृद्धि की दर क्या है? जैसे कुछ अवस्थाएं जो होती है उसमें वृद्धि बहुत तेजी से होती है, तो उस समय पोषणिक आवश्यकताएं बढ़ जाती है। लाइक जब अर्ली चाइल्डहुड होता है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, उस समय में रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा वाली होती है, तो उस समय पोषणिक आवश्यकताएं भी ज़्यादा होगा। फिर है लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी से यहाँ तात्पर्य है कि बच्चा किस तरह की गतिविधि कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ बैठे रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। आजकल जैसे मोबाइल्स है या कंप्यूटर है, इन पे खेल रहे हैं, उनके फिजिकल एफर्ट्स कम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की पोषणिक आवश्यकता है एज कम्पेयर टू बाहर खेलने वाले बच्चों से कम होती है। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ सच एज द प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंशियल पीरियड, puberty and adolescence, the need for protein and calorie is increased। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ एक अवस्थाएं होती है जिसमें पोषण की आवश्यकताएं बढ़ जाती है, उस समय एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, एनर्जी मिलती है कैलोरी से, तो कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो इसलिए एनर्जी यानी कैलोरी का दूसरा नाम होता है, तो उसकी आवश्यकता थी। और एक प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन का मुख्य काम जो होता है वो बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करना और नई कोशिकाओं का निर्माण, ये प्रोटीन का काम होता है। तो कुछ रैपिड ग्रोथ जैसे होता है, प्रीनेटल पीरियड होता है, इन्फेंसी, प्यूबर्टी और एडोलसेंट, इस समय में इनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। देन क्लाइमेट एंड सीजन्स, किस वातावरण में वो रह रहा है और किस मौसम में रह रहा है, इसका प्रभाव भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ता है। जैसे यदि समर सीजन चल रहा है तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरिया डिजीज और कॉलेरा बहुत ज़्यादा दिखाई देगा।
है ना। तो ये जो सीजन होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ की रेट को प्रभावित करते हैं। कुछ सीजन होते हैं जो उसमें बच्चे की ग्रोथ एंड रेट जो है हाइट और वेट में स्पेशली पॉजिटिव आंसर दिखाई देता है। जैसे जब ब्लूमिंग होता है, जब बसंत आती है तो बसंत में जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं उसी समय में ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा तेजी से होती है। तो यानी सीजन का प्रभाव भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। स्पेशली इन ओल्डर चिल्ड्रन, वेट गेन आर लोएस्ट इन स्प्रिंग एंड अर्ली समर्स एंड ग्रेटेस्ट इन लेट समर एंड ऑटम। और ऐसे ही वजन में वृद्धि जो है वो स्प्रिंग में कम होती है और अर्ली समर में कम होती है, और लेट समर में और ऑटम में जो है वो वजन में वृद्धि ज़्यादा दिखाई देती है। देन डेविएशंस फ्रॉम पॉजिटिव हेल्थ। कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता, सकारात्मक नहीं होता है या अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता है, तो उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके कई कारण होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जब वो प्रेग्नेंट लेडी थी या बच्चा होने वाला था उस समय में माँ को कुछ तरह की बीमारी थी या कंजेटाइनल डिजीज थी उस समय की, या उस समय में जो जीन्स थे उसमें कुछ इस तरह का मेल हो गया है तो उस बच्चे में उस तरह की इलनेस या ड्वार्फनेस या लंबाई और इंक्रीज इन हाइट, ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि उसमें कौन से फैक्टर्स ने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि पॉजिटिव हेल्थ में कोई डिफरेंस होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अवश्य रूप से उससे प्रभावित होगी। मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई दुर्घटना हो गई है, इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है, long term or chronic illness of any type may have an adverse effect on growth and development। बहुत लंबी चलने वाली बीमारी या जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाला बच्चा, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट दिखाई देगा। Certainly illness like cystic fibrosis or malabsorption syndrome may lead to growth retardation। कई बार कुछ ऐसा malabsorption syndrome, तो इन वजह से क्या हो सकता है कि कई बार ग्रोथ रिटार्डेशन दिखाई दे सकती है कि वृद्धि में कमी आ सकती है। लॉन्ग टर्म इलनेस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत लंबी चलने वाली क्रॉनिक बीमारी जो होती है वो भी ग्रोथ को एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है। एक्सरसाइज यानी व्यायाम, बच्चा कितना एक्सरसाइज कर रहा है उसका उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, स्टिमुलेटेड मस्कुलर डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट अच्छा होगा यदि उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी है। यदि मान लीजिए कोई बच्चा बैठा रहता है, डल एनवायरनमेंट में रहता है, एक्टिव रहता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उस ऐसे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित हो सकता है। ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली, परिवार में उसका कौन सा क्रम है, जैसे पहला बच्चा है, सेकंड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड है, वांटेड चाइल्ड है, अनवांटेड चाइल्ड है। द बिहेवियर ऑफ पेरेंट टुवर्ड्स एंड देयर expectations of each child are different yet predictable according to the child position in the family. The ordinal position of the child has a bearing on the parent-child relationship and the child rearing practices they are following. The first-born child may be raised rigidly and with anxiety because lacks experience of the parents about child care. Child develops perfectionistic personality that do the later sibling and is more conforming, intelligent and achievement oriented। जो पहला चाइल्ड होगा तो उस समय में माँ ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करती है, लेक्स एक्सपीरियंस होती है, तो वो अपने बच्चे के लिए किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या उसको पालने के लिए उसके लिए बहुत एंक्शियस होती है और उसकी बहुत ज़्यादा विशेष देखभाल की जाती है और परफेक्शन के लिए उसकी परफेक्शन की तरफ उसको ले जाया जाता है। एज कम्पेयर टू सिबलिंग, तो फर्स्ट में उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको सेकंड टाइम में उसको पता चल जाता है कि नहीं इस तरह का भी इसमें हम यदि चेंज लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। पहले वो कुछ भी चेंज करने से घबराती है और एक्सपीरियंस लेने से घबराती है। एन ओनली चाइल्ड इज लाइकली टू डेवलप मोर रैपिडली इंटेलेक्चुअली देन आर चिल्ड्रन विद सिबलिंग्स। जो इकलौता बच्चा होता है वो उसकी बौद्धिक विकास क्षमता तो हो सकता है कि ज़्यादा डेवलप हो जाए एज कम्पेयर टू सिबलिंग, बिकॉज उसके साथ में पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बच्चा मिलता है जिसको स्टिमुलेट करना है, जिसको पढ़ाना है, जिसके ऊपर निर्भर करता है, उसको पूरी देखभाल करने के लिए उनके लिए एक ही ऑप्शन होता है, तो वो पूरा ध्यान अपने उसी एक बच्चे के ऊपर देंगे एज कम्पेयर टू सिबलिंग। यदि उसके छोटे भाई बहन होते हैं तो ये जो है जो उसका ध्यान देने की जो पेरेंट्स का अटेंशन होता है, अटेंशन स्पान, वो 2 भागों में बढ़ जाता है, तो बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। मोटर डेवलपमेंट में भी low because single children do not have other siblings to lead them to various activities। मोटर डेवलपमेंट जो है वो
कम हो सकता है क्रियात्मक विकास, या कम होगा बच्चों में जो अकेले बच्चे होते हैं। कारण कि उनके सिबलिंग नहीं होता है, तो उनको भागना, कूदना, खेलना, इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो अकेले ही खेलेंगे। तो इसलिए ऐसे बच्चों का क्रियात्मक विकास में भी लो, हाउ की जगह यहाँ पे होगा लो। देन द मिडिल चाइल्ड मैनी टाइम्स गेट हिम अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स देन डज द फर्स्ट बॉर्न, लेस अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड डज द फर्स्ट बॉर्न। जो मिडिल चाइल्ड होता है उसको एज कम्पेयर टू फर्स्ट चाइल्ड कम अटेंशन मिलती है, स्पेशली द बोथ डेट्स आर क्लोज टुगेदर। यदि आसपास ही बच्चा हो रहा है तो उस समय में क्या होता है कि पेरेंट्स का पूरा ध्यान पहले बच्चे के ऊपर होता है, तो सेकंड चाइल्ड जो है, मिडिल चाइल्ड जो है, उसके ऊपर कम ध्यान जाता है। तो ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको ज़्यादा केयर दी जाती है। द यंगेस्ट चाइल्ड में बी रिलेटिवली स्लो इन सर्टेन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो कुछ विकास के कुछ चरणों में, कुछ अवस्था में उसका विकास थोड़ा कम माना जा सकता है, स्लो हो सकता है। कारण ये है कि फाइंडिंग लिटिल नीड फॉर एक्सप्लोरिंग द अननोन। जो छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर, क्योंकि माँ के पास में 2 बच्चे एक्सपीरियंस के लिए हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि अब उनको नया कुछ एक्सपीरियंस नहीं देना है। वो अपने आप वो सोचता है कि सिबलिंग के साथ खेल के या उससे अटेंशन हो जाएगा, तो लव एंड अफेक्शन तो उसको बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर जो है वो उनको थोड़ी सी एज कम्पेयर टू फर्स्ट चाइल्ड कम मिलती है। द यंगेस्ट चाइल्ड इन अ फैमिली टेंड्स टू बी मोर ओरिएंटेड, लेस इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड एंड लेस अचीवमेंट ओरिएंटेड देन द ओल्डर सिबलिंग। और ये क्योंकि अटेंशन स्पान माँ की कम होती है, इसलिए उसमें कमी देखी जा सकती है। ये थे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाह्य वातावरण। अब आता है इंटरनल एनवायरनमेंट यानी आंतरिक वातावरण। कौन कौन से होते हैं? बुद्धि। बुद्धि का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में संबंध है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फास्ट होगा एज कम्पेयर टू जिनका IQ पुअर होगा, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी थोड़ा सा स्लो होगा। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, हमारे शरीर में अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है जिनसे विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स। तो इन सब के जो हार्मोन्स होते हैं ये इनका अपना अलग अलग काम होता है। इन हार्मोन्स का यदि सिक्रेशन ज़्यादा हो या कम हो तो इसका इन दोनों ही अवस्थाओं में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट देखा जा सकता है। जैसे किसी की पीयूष ग्रंथि हार्मोन का श्रावण ज़्यादा कर रही है तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबा हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड का श्रावण कम हो रहा है तो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटा हो जाएगा। तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। ये थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक।